पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था हमने कूलम्ब्स लॉ। अब यार कूलम्ब्स लॉ में एक सवाल जो मैं लास्ट में आपको देके गया था, आई होप आप लोगों से हो गया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं हुआ है तो भैया मैं करके बताऊंगा, लेकिन सीख लेना कि ये सवाल क्या है, ठीक है। सवाल को समझ लेना, सवाल की लैंग्वेज को समझ लेना, सवाल की फील और सवाल के एसेंस को समझ लेना, खेल समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। तो यार तैयार हो जाओ, लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। अब तक तो अपन बस बातें कर रहे थे, अब लेक्चर पे ध्यान दे लेते, ठीक है। फोकस पूरा एकदम पढ़ाई पे, जोश में पूरे एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाओ। पानी वानी पीला है पी के बैठो, चाय पीनी है चाय पी के बैठो, ठीक है। उसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भाई लेक्चर में क्या है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट P ड्यू टू 2 चार्जेस प्लस माइनस, यहां पे माइनस भी लगाना है यार, ठीक है, थोड़ी सी गलती है, यहां पे माइनस भी लगाना है, प्लस माइनस 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम एट A एंड B रेस्पेक्टिवली, गिवन AP बराबर है 10 सेंटीमीटर, BP बराबर है 5 सेंटीमीटर, और एंगल ABP दे रखा है 90 डिग्री। फिगर भी दिखाया हुआ है बकायदा उन्होंने बना के। मतलब क्या है, सवाल में बोला ऐसा गया है, ठीक है। सवाल को जिन लोगों ने नहीं करा है वो देख लो, जिन लोगों ने नहीं करा है वो देख लो, जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है बेटा, जिन्होंने नहीं करा है वो देख लो। हम लोग 12वीं क्लास की जो कक्षा ले रहे हैं, हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, उनमें हमारा मेन मोटिव रहेगा फिजिक्स में 95% से ऊपर मार्क्स लाना। तो एक भी चीज हमें मिस नहीं करनी है, ठीक है। जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन्हें बता रहा हूं, राइट। चलो अब देखो यार, पी पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। पी पे चार्ज जो रखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड आपको बता देता हूं, सवाल पढ़ लेते हैं। वो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, मतलब कि यहां पे चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। ए पे और बी पे 2 चार्ज रखे हो रेस्पेक्टिवली, पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन कौन से? 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और यहां पे -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है आपके किसमें, फाइनल बोर्ड के एग्जाम में। 4 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो भैया क्या है सवाल, मुझे यह भी बताया गया है कि ए से लेके और पी तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर, और उसके अलावा ए से लेके बी तक की दूरी, सॉरी बी से लेके पी तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बच्चे यूट्यूब पे नहीं देख पाते उन्हें मैं बता दूं कि मैं ऐप पे भी लाइव जा रहा हूं, सेम टाइम पे मल्टी स्ट्रीमिंग हो रही है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैं लाइव हूं इस टाइम। अभी के लिए मैं यूट्यूब पे लाइव हूं और ऐप पे लाइव हूं। जो बच्चे यूट्यूब पे नहीं देख पा रहे वो ऐप पे देख सकते हैं, ऐप पे नहीं देख पा रहे वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, और दोनों जगह पे आप देख सकते हैं अगर 2 फोन होंगे तो, ठीक है। चलो मुझे क्या करना है, मुझे इस 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स लिखना है। चलो भाई कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 2 चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पहले पॉजिटिव कारण के कारण देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर मैं इस पे फोर्स देखूंगा तो मैं क्या करता हूं, हमेशा मैं जिसके कारण फोर्स लग रहा है उस पे जाके बैठ जाता हूं। तो मैं इस पे जाके बैठ गया, अगर मैं इस पे जाके बैठ गया तो अब मैं पॉजिटिव को तो भगाऊंगा दूर और नेगेटिव को करूंगा अपने पास, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ इस पे फोर्स देखना है, बाकी चार्ज से कोई मतलब नहीं है। इसके कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा वो मुझे देखना है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी पहले वो देख लेता हूं। भैया मैं पॉजिटिव हूं, ये पॉजिटिव है, तो मैं इसे दूंगा धक्का दूर की तरफ, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग और दूर की तरफ। तो ये तो हो गया F1। F1 का मतलब क्या है, ए पे रखे हुए चार्ज के कारण पी पे रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, और अलोंग द लाइन जॉइनिंग होता है फोर्स, ठीक है। अब वो देख लेंगे कि अट्रैक्शन है या रिपल्जन है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है इसलिए रिपल्जन फोर्स है, ठीक है। सिमिलरली एक चार्ज रखा हुआ है बी पे, बी पे जो चार्ज रखा हुआ है वो है भाई साहब नेगेटिव, तो मैं अब बन गया नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव हूं तो मैं तो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचूंगा, यानी कि इस पे कहां लगाऊंगा, अपनी तरफ फोर्स लगाऊंगा। तो पी पे जो बी फोर्स लगाएगा वो कहां लगाएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग और इस तरफ, ठीक है, इस तरफ फोर्स लगेगा। तो ये हो गया F2। F2 का मतलब क्या है, बी पे रखा हुआ चार्ज पी पे कितना फोर्स लगा रहा है। क्लियर है यहां तक बात? आई होप आप लोगों को यहां तक कहानी समझ में आई है। अब इनका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं और डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो मैग्नीट्यूड कैसे देखेंगे भैया, अगर मुझे F1 लिखना है, 1 क्या है, ए पे रखे हो चार्ज कारण पी पे रखे हो चार्ज के ऊपर फोर्स, ठीक है। अब F1 अगर मुझे देखना है तो F1 क्या होगा, K इंटू पहला चार्ज 2 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, इंटू दूसरा चार्ज 1 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लिया, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लूं
10 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपने पास में F1। क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो आप लोग सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैथ्स का काम नहीं करता हूं। उसके आगे मैं क्या कर रहा हूं, उसके आगे मुझे लिखना है F2। अब F2 क्या है भैया? F2 है बी पे रखे हुए चार्ज के कारण पी पे रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स। तो वो कितना लगेगा कि पहला चार्ज वो है 2 इंटू 10 टू पावर -8। चार्ज को कभी भी साइन के साथ नहीं रखते, चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखा जाएगा, ये बात याद रखना बच्चों। ठीक है, चार्ज को कैसे रखा जाएगा? चार्ज को रखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, चार्ज को कभी भी नेगेटिव साइन के साथ नहीं रखा जाएगा। प्रकृति में चार्ज दो तरीके के पाए जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और वो साइन सिर्फ उनकी नेचर को बताता है कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, इसके अलावा और किसी चीज को नहीं बताता है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? भाई बच्चे बोल रहे कि सर सेड कि सर विल नॉट टेक लाइव क्लास। बेटा मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं लाइव क्लास नहीं लूंगा, ये सिर्फ आज की लास्ट लाइव क्लास है। कल मैं लाइव आऊंगा 2 बजे से 4 बजे तक, जेई की लाइव क्लास लूंगा, फिर मेरी फिर से 11th क्लास की लाइव क्लास है, फिर मैं परसों फिर से लाइव आऊंगा, और जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक मैं लाइव चलता ही रहूंगा। ठीक है, मैं डेली लाइव आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सवाल पे आते हैं। चलो देखो सवाल पे आ गया, तो पहला चार्ज लिखा, दूसरा चार्ज क्या है 1 माइक्रो कूलम, तो 1 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया, 5 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है बिल्कुल। पहला फोर्स लिखा पी पे रखे हुए चार्ज के ऊपर ए पे रखे हुए चार्ज के कारण, दूसरा फोर्स लिखा पी पे रखे हुए चार्ज के ऊपर बी पे रखे हुए चार्ज के कारण, लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो दोनों के दोनों फोर्स जो है ये इधर एक्ट कर रहा है, ये इधर एक्ट कर रहा है, दोनों के दोनों फोर्स है 90 डिग्री पे। ठीक है, अगर दोनों फोर्स 90 डिग्री पे है और फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा? रिजल्टेंट लिखा जाएगा, नेट फोर्स लिखा जाएगा इस चार्ज के ऊपर, वो आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2, और दोनों के बीच का कॉस एंगल, एंगल कितना है 90, तो कॉस 90। अब कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो इसका रिजल्टेंट कितना है बेटा? इसका रिजल्टेंट आ गया अपने पास में √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, F1 की वैल्यू क्या पुट करनी है? ये पुट करनी है। F2 की वैल्यू क्या पुट करनी है? ये पुट करनी है। आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, जो लोग समझ चुके हैं उन लोगों को पता चल चुका होगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं व्हाट इज टाइम ऑफ लाइव क्लास, बेटा लाइव क्लास हमारी जेई के लिए सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलती है। उसमें कल मेरी क्लास फिजिक्स की जो है वो है 2 से 4, उससे पहले मैथ्स और केमिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, समझ में आ गया? शाहिद सर आपकी मैथ्स की क्लास लेंगे 11 बजे से, उसके बाद एक केमिस्ट्री क्लास होगी और मेरी क्लास 2 से 4 बजे होगी। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया सवाल? ओके, अब एक कहानी स्टार्ट करने वाला हूं। कहानी होगी एक छोटे से टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये समझाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? चार्ज पढ़ लिया, चार्ज से हम बहुत आगे निकल गए। हम कहां निकल गए चार्ज से आगे? कूलम फोर्स पे। कूलम फोर्स हमने पढ़ लिया, एग्जांपल करके देख लिए। तो आर यू अप फॉर दिस स्टोरी? क्या आप सब लोग ये कहानी सुनना चाहते हो? बहुत अच्छी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो एक कहानी है, उस कहानी को मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। बस मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग कहानी सुनना चाहते हो? अगर हां तो मैं इस कहानी को स्टार्ट करता हूं, नहीं तो फिर अपना जो नॉर्मल चलता है वही वो सेम तरीके से बताता हूं। ठीक है, तो भैया कहानी जो है वो कुछ ऐसी है कि हमने 2 चार्जेस के बीच के फोर्स को समझा। ठीक है, हमने क्या किया? हमने 2 चार्ज के बीच के फोर्स को समझा। हमने बोला कि एक चार्ज अगर इधर रखा हुआ है मान लो पॉजिटिव, एक चार्ज इधर रखा हुआ है दूसरा पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड है Q1, इसका मैग्नीट्यूड है Q2, और दोनों के बीच की दूरी R है, तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया था। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R²। ये चार्ज इस चार्ज पे इतना फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस चार्ज पे इतना फोर्स लगाएगा। मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं, और वो भी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ये लगाएगा इस पे इधर और ये लगाएगा इस पे इधर, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह वर्क करते हैं, जो आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मान लो इस चार्ज को मैं दिल्ली में रख दूं। कहां रख दूं? दिल्ली में रख दूं। ये मान लो कोई जगह है,
जिसे मैं बोल रहा हूं दिल्ली। दिल्ली मतलब इंग्लिश में बोलते हैं दिल्ली, अंग्रेज लोग बोलते हैं दिल्ली, ठीक है। यहां पे मैंने रख दिया Q1 चार्ज, ठीक है। और इस चार्ज को मैं ले जाके रख देता हूं यहां पे, कहां पे, इस चार्ज को मैं ले जाके रख देता हूं यहां पे। यहां पे मान लो आप लोगों का घर है, कुछ भी है, पटना समझ लो, ठीक है। क्या है, पटना है। ये है Q2 चार्ज, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर मैं एक चार्ज को रखता हूं दिल्ली में, दूसरे चार्ज को रखता हूं पटना में, तो क्या तब भी वो चार्ज उस चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ? मतलब मान लो मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, उसे मैं बोल दूं आप दिल्ली में लेके बैठ जाओ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दूं, बोल दूं पटना में लेके बैठ जाओ, तो क्या तब भी वो चार्ज उसे रिपेल करेगा या उसके ऊपर फोर्स लगाएगा? मतलब इतनी दूरी पे क्या चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं? क्या उनके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर वो चार्ज फोर्स लगाएंगे? ये बात बताओ मुझे, लगाएंगे क्या? बताओ, अरे लगाएंगे क्या भाई, बताओ, क्या वो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? मुझे तो लगता है कि नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि भैया दूरी देखो ना, इतने सारे चार्ज है, इतने सारे चार्ज हमारे पास में, मैं भी एक चार्ज हूं, ये बोर्ड भी एक चार्ज है, पेन भी एक चार्ज है, ठीक है। तो इस चार्ज की जो फोर्स की रेंज होती है, हमने 11वीं क्लास में पहले चैप्टर में पढ़ा था, वो रेंज जो होती है उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, समझ रहे हो? मतलब वीक होता जाता है फोर्स। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर इस चार्ज को दिल्ली में रख दूं, इसको पटना में रख दूं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे? आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब यार कूलम तो गलत हो गए यहां पे। कूलम ने तो बोल दिया था ये दो चार्ज है, उनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच की दूरी मान लेता हूं 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर है तो भैया फोर्स तो लगना चाहिए ना, K Q1 Q2 अपॉन 800 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कर दो, लगना चाहिए फोर्स तो। लेकिन बेटा होता क्या है, वो फोर्स होता जाता है वीक, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाते हैं वो फोर्स होता जाता है वीक, और बहुत लार्ज दूरियों पे वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है? ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यानी कि इस चार्ज का कोई इलाका होगा, अगर इस चार्ज के कारण उस चार्ज पे फोर्स लग रहा था, तो पटना में क्यों नहीं लग रहा, सिर्फ दिल्ली में क्यों लग रहा है? तो हमने समझा कि इस चार्ज का एक इलाका है, ठीक है, और उस इलाके को मैं ऐसे दिखा रहा हूं। मान लो, यह हाइपोथेटिकली समझना है कि इस चार्ज का, इस पॉइंट चार्ज का ये इलाका है, इस इलाके के अंदर ही जो चार्ज आएंगे उन पे ये फोर्स लगाएगा। इस इलाके के बाहर इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। जैसे पुरानी मूवी में दिखाते थे ना, गलियों वलियों में दादा वादा होते थे, ऐसे भीड़ू दादा, ये दादा वो दादा, है ना, जो भी है मूवीज में देखा हुआ है, तो उनका एक इलाका होता था, ठीक है। तो वो एरिया वाइज वर्क करते थे, ये मेरा इलाका है, तो उस इलाके में उनकी पूरी चौड़ होती थी। तो चार्ज का भी कुछ वैसा ही सीन है, इसका अपना इलाका है, इसी इलाके में ये दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है। दूसरे चार्ज की अगर इसे सुताई करनी है तो इस पर्टिकुलर एरिया में लेना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हर एक चार्ज का अपना इलाका होता है, उसी इलाके के अंदर वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है। उस रीजन से बाहर अगर मैं यहां रख दूं Q2 को, तो अब ये Q1 Q2 पे फोर्स नहीं लगाएगा। Q1 सिर्फ Q2 पे तभी फोर्स लगा सकता है जब इस Q2 को इसके अंदर डाल दिया जाए। समझे बात? चमकी बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब एक एरिया होता है हर एक चार्ज के अबाउट, जिसके अंदर अगर किसी दूसरे चार्ज को लाया जाए तो वो चार्ज फील करता है किसी फोर्स को, जिसे हम कूलम फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, और इस रीजन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है, किसी भी चार्ज के आसपास एक ऐसा फील्ड है, कैसा फील्ड है, जिसमें दूसरे चार्ज को लाया जाएगा तो दूसरा चार्ज फोर्स फील करेगा, बस 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 इतना, ठीक है। समझ में आ गया भाई साहब? लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है कहानी, और नहीं लग रही है तो बस फिर तो क्या ही करें, मुझे यही कहानी आती है, यही कहानी बना के लाया हूं आज में, ठीक है। आज की कहानी यही है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को, अगर नहीं लगी तो भी लाइक तो कर ही सकते हो यार। अच्छा, अगर आज मैं अच्छा लग रहा हूं तो भी लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। चलो कहानी समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया कि भैया हर एक चार्ज का, जैसे मान लो मैं एक चार्ज हूं, तो मेरे आसपास एक ऐसा फील्ड होगा जिसमें अगर दूसरे चार्ज को ले आए तो ही मैं क्या कर सकता हूं, उसे अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता हूं। उसी रीजन को, उस बाउंड्री के अंदर के रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q1 चार्ज का, क्योंकि ये Q1 क्या कर रहा था, दूसरे किसी भी चार्ज पे इस रीजन में फोर्स लगा रहा था। इससे बाहर अगर कर दिया तो फोर्स नहीं लगाएगा। पटना में ले गए ना, दिल्ली से उठा के नहीं लगाएगा, लेकिन गुड़गांव में रहा तो लगा देगा, ठीक है।
समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ चुकी है। क्लियर? तो कहानी थी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखा गया, फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे समझा गया, ये भी क्या है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे समझा गया। तो देखो मैं बताता हूं फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे समझा गया। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझाऊंगा अभी, डरना किसी भी चीज से नहीं है, एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला गया? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स क्या है? वेक्टर है, ये स्केलर है, तो इसको भी वेक्टर होना पड़ेगा, लेफ्ट में वेक्टर राइट में वेक्टर, तभी तो बात बनेगी वेक्टर वेक्टर। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? इस लाइन को याद रखो अभी। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब हमने किया क्या? हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। हमने नहीं किया एक्चुअल में, वो साइंटिस्ट लोगों ने किया इसको डिफाइन करने के लिए। कैसे किया देखो भैया, एक टेस्ट चार्ज लेके आए वो क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट है यहां पे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज के बारे में बताता हूं। टेस्ट चार्ज होता है ऐसा चार्ज जिससे हम टेस्टिंग करते हैं, जिसका हमें सब कुछ पता होता है कि ये कौन सा चार्ज है, कैसा चार्ज है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये समझ लो कि आप उसके माँ बाप बन गए उसकी इस टाइम पे। उस चार्ज के बारे में आपको हर एक चीज पता है, कहां वो गलत हरकत करेगा, कहां वो सही हरकत करेगा, कितना पड़ता है कितना नहीं पड़ता, सब चीज। और ये हमेशा होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, एक एक चीज समझ में आएगी बिल्कुल। ठीक है जी, हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को लेके आए, टेस्ट चार्ज को लेके आए और मैंने इसके अंदर इधर दूरी पे घुसेड़ दिया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे घुसेड़ दिया। तो भैया टेस्ट चार्ज पे अगर मैं यहां रख दूं इस टेस्ट चार्ज को, ठीक है, किसी आर दूरी पे, कितनी दूरी पे? आर दूरी पे, तो अब टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि भैया उसके एरिया में घुस गया है ना, अब तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। उसके फील्ड में घुस गया तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अब इस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को डिवाइड कर दो इसी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बहुत ही आसान चीज है, बहुत 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 आसान चीज। देखो क्या करना है मुझे, इस टेस्ट चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है, उसे इसी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। देखो अब इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, लिख के बताया था। ये क्या है? पॉजिटिव है। तो ये चार्ज इस पे पहली बात तो फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लेकिन दूर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये होगी, एफ हो गया ये। ठीक है, फोर्स तो इस चार्ज के कारण इधर लगा, इधर। ठीक है, अब फोर्स कितना लगा? F इज इक्वल्स टू लिखूंगा मैं, कितना लिखूंगा? के पहला चार्ज Q1 इंटू दूसरा चार्ज Q0 अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, कितना हो गया? R स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन दी हमें फिजिक्स में, कि फोर्स जो लग रहा है ना, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो हमने Q0 चार्ज लिया था ना, तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फोर्स यानी कि के Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर। इसे डिवाइड कर दो Q0 से, जिस चार्ज को लेके आए हो ना उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो करा तो Q0 से Q0 कट गया, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के Q1 अपॉन R स्क्वायर। यहां तक चमका के नहीं चमका? अब यही चीजें यूज होंगी। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के Q1 अपॉन R स्क्वायर। किसी पॉइंट चार्ज के कारण R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? पहले लिखो K, फिर लिखो चार्ज का मैग्नीट्यूड जिसके कारण देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर लिखो उस चार्ज से दूरी, जिस दूरी पे देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? बिल्कुल कहानी क्लियर होनी चाहिए भाई। ठीक है, एकदम क्लियर, राइट। चलो, तो ये आ गया अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब यार आपके दिमाग में एक बात और चमकनी चाहिए। क्या चमकनी चाहिए? कि सर आपने बोला कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो लेफ्ट में वेक्टर होगा, राइट में वेक्टर रखा हुआ है F, तो लेफ्ट में भी वेक्टर होना चाहिए, तो E को वेक्टर तो होना पड़ेगा। चलो, अगर यहां पे वेक्टर है, यहां पे वेक्टर, तो इसका मतलब E क्या है? वेक्टर है। और E की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में क्योंकि बराबर है। देखो E वेक्टर इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो E क्या है? प्रोपोर्शनल है F वेक्टर के, मतलब F की डायरेक्शन E की डायरेक्शन होगी और E की डायरेक्शन F की डायरेक्शन होगी। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? मतलब ये है कि जो डायरेक्शन फोर्स की है इस चार्ज के ऊपर, वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? समझ में आ गई है तो बताओ, नहीं आई है तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है,
आई होप समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ गई है तो भाई बहुत अच्छी बात है। यहां तक की कहानी समझ में आई है तो बताओ, और फटाफट से शेयर करो इस वीडियो को, जितने ज्यादा मैक्सिमम लोगों के साथ कर सकते हो। आज ये आंकड़ा 150 पार होना चाहिए जो वॉचिंग का है, तभी मजे आएंगे भाई मुझे पढ़ाने में, नहीं तो आज फिर मजे नहीं आएंगे। कहानी बहुत अच्छी सुना रहा हूं मैं, 150 पार कर दो अब इस नंबर को, ठीक है। चलो हाँ बेटा, जो पूछ रहे हैं ना मैग्नीट्यूड की डेरिवेशन एग्जाम में आएगी कि बेटा बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, और बहुत इजी में डेरिवेशन है। 2 नंबर की डेरिवेशन पूछी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और बिल्कुल इजी है, ठीक है। चलो आ गई ना, मजा आ गया, ठीक है। अब डायरेक्शन देख लें। डायरेक्शन कहां होती है? डायरेक्शन होती है फोर्स की डायरेक्शन में। तो मैं कोई भी चार्ज लाऊं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज पे अब की बार मैं नेगेटिव चार्ज लेके आया हूं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चलो या फिर ऐसे समझो, कैसे समझो आप, ऐसे समझो। यहां तक तो कहानी समझ में आ गई कि फोर्स जो होता है वो आ गया, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा आर दूरी पे, तो आप बार बार ये सब नहीं करोगे कि मैंने टेस्ट चार्ज लिया, उसे लेके गया, उन दोनों के बीच में फोर्स लिखा, फिर उसे उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, जिस पे फोर्स लग रहा है उसी के मैग्नीट्यूड से। ये बार बार नहीं कर रहा है। अब आपको सीधा सीधा ये बोल दिया जाए कि एक पॉइंट चार्ज है, मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है Q5, ठीक है। अब इस Q5 के से 5 मीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, Q5 से 5 मीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो आप बोल दोगे सर Q5 अपॉन 5 मीटर का स्क्वायर, बस सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है भाई। बेटा बिल्कुल मैं सारे टॉपिक करूंगा, क्लास 12 की दोनों बुक के एक एक टॉपिक को खत्म करूंगा, और ऐसे खत्म करूंगा कि फिजिक्स जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद 95% याद रखना बेटे, बहुत मेहनत करनी है हम लोगों को, मैं करूंगा, आप लोग करोगे, साथ में करेंगे। बस यहां पे समझो बात को, कोई भी चार्ज है उससे आर दूरी पे अगर मुझे क्या पूछी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं क्या लिखूंगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है डिवाइडेड बाय जितनी दूरी पे पूछ रहा है वो लिख दूंगा, ठीक है। समझ गए भैया। अब देखो यार, मैंने एक चीज नोटिस करी, क्या चीज नोटिस करी कि यहां पे जब मैंने ये चार्ज पॉजिटिव लिया था, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो मैंने लिख के बता दिया, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन ये चार्ज तो पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है, ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, समझ गए। तो पॉजिटिव चार्ज था तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था, तो इसने क्या किया, इसे रिपेल किया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया बाहर की तरफ, क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ लगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। अब इमेजिन करो यही नेगेटिव चार्ज होता, क्या होता, ये नेगेटिव चार्ज होता। अभी तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, अभी के लिए तो पॉजिटिव ही रहने देते हैं इसको, है ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होती। तो अब एक नोट डाल के लिखेंगे बच्चों, क्या नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के एक बहुत ही बेसिक सी बात लिखेंगे। क्या बेसिक बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ठीक है, क्या होता है, आउटवर्ड द चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, आउटवर्ड की जगह आप क्या लिख सकते हो, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। अवे होता है, पॉजिटिव चार्ज है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उससे हमेशा दूर की तरफ होगा। मतलब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं ना, तो डायरेक्शन हमेशा दूर की तरफ होती है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया, बहुत ही। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपनी तरफ। तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होती है, E इज टुवर्ड्स द चार्ज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, खुद की तरफ होता है, चार्ज की तरफ। ये कहानी समझ में आई या नहीं आई, बताओ। ये कहानी समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ, ठीक है। देखो भैया, जो बोल रहे हैं कि ईशा नहीं आई, तो ईशा से फिजिक्स पढ़नी है तो बेटा यूट्यूब पे डाउटनेट पे तो नहीं मिलेगी फिजिक्स, तो यहाँ पे सचिन सर ही पढ़ाएंगे, डेली पढ़ाएंगे और पूरे मजे से पढ़ाएंगे। तो जिसे ढूंढ रहे हो वो शायद ना मिले, लेकिन जिसे नहीं ढूंढ रहे हो वो बहुत काम की बातें कर रहा है इधर, तो इधर ध्यान दो क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, चार्ज से दूर की तरफ, लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज की तरफ, ठीक है।
तो दो चार्ज होते हैं प्रकृति में, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव के कारण दूर की तरफ, नेगेटिव के कारण पास की तरफ, हो गया काम, ठीक है। चलो भाई, यहां तक की कहानी आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका हमने काम तमाम कर दिया है, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं भैया, आगे हम क्या पढ़ेंगे, यहां तक की कहानी समझे, चलो ठीक है। वीडियो को बार बार देखोगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आ जाएगी। अब हमें एक और चीज पढ़ानी है जो जनरली बुक्स में दी भी होती है, समझाई नहीं होती, या फिर कहीं पे दी होती है कहीं पे नहीं दी होती, ठीक है, जो भी है जैसा भी है बहुत सही है। लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये सर ने जो बताया है इसका मीनिंग क्या है, ये तो समझ में आ गया। ये पॉइंट चार्ज है, मान लो कोई भी क्यू है, इसके कारण आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी ना, तो मैं बोल दूंगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल है बस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो समझाओ सर जी, ये क्या यूज कैसे करूं इसे, आगे कहां काम आएगी फिजिक्स में, क्या ये सही में इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक चार्ज के आसपास का रीजन जिसमें दूसरा चार्ज फील करता है कोई फोर्स। ये चीज तो आपको समझ में आ गई, तो पहला सिग्निफिकेंस तो ये हो गया। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे अफेक्ट कर सकता है चीजों को, मेनली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, ठीक है। तो तैयार हो जाओ बच्चों एक और कहानी के लिए, कहानी बहुत है आज अपने पास में। चलो यार, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहां तक क्लियर है, क्लियर है, यहां तक कहानी क्लियर है। चलो अब अगर मैं आगे देखूं, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि फोर्स अगर मुझे लिखना है किसी भी चार्ज पे, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दूं जिस पे फोर्स लग रहा है, और वो चार्ज जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में गया उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दूं। तो क्या ये बात भी सत्य रहेगी, F इज टू क्यू ई। बहुत काम की इक्वेशन है, फिर से बता रहा हूं, बहुत ही काम की इक्वेशन है, फिर से बता रहा हूं। बेटा जो बोल रहे हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज वाला टॉपिक नहीं करवाया, अभी आन तो दे यार, उधर तक पहुंचने तो दे, अभी तो मैं कहानी समझा रहा हूं। कहानी समझो पहले, बेसिक समझो पहले, बहुत चीजें पढ़नी है। तू लीनियर की बात कर रहा है, मैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के सवाल करवा दूंगा, घबरा मत। सुबह जेई की क्लास लेता हूं, वहां सब कुछ होता, उधर आ, लेकिन यहां पे अभी कहानी को सुन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि फोर्स अगर मुझे किसी चार्ज पे लिखना है तो मैं मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं। अब इसमें है क्या क्या, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये लिखा क्या क्या हुआ, F इज टू क्यू नॉट ई, लिखा क्या क्या हुआ ये समझ लो। देखो ये कोई चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव है मान लेता हूं, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं लाया क्यू नॉट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, ठीक है, तो मैंने इस पे फोर्स लिख दिया। फोर्स कितना लगा इस पे फोर्स लगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं तेरे को ये बोलूं कि इस क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पे तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो तू ये बोलेगा कि सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट ऐसे लिख सकता हूं, उस चार्ज पे फोर्स को ऐसे लिख सकता हूं ना। ये फोर्स है किसी भी चार्ज पे, फोर्स अगर मुझे लिखना है किसी भी टेस्ट चार्ज पे, किसी चार्ज से आर दूरी पे, तो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट लिख सकता हूं। अब तू बोलेगा सर ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो इस चार्ज की आर दूरी पे क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ये क्यू नॉट एज इट इज है, ठीक है। तो क्या फोर्स को हमेशा क्यू इंटू ई की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो मैं बोलूंगा बेटा बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो क्यों लिखा जा सकता है बताता हूं, ठीक है, कैसे लिखा जा सकता है। मैंने क्या किया, मैंने इस चार्ज पे फोर्स लिखा, ठीक है, इस चार्ज पे फोर्स लिखा, मैंने किस पे फोर्स लिखा है, क्यू नॉट पे, क्यू नॉट पे फोर्स लिखा। तो देखो फाइनल फोर्स का एक्सप्रेशन आया क्यू नॉट इंटू ई। यहां पे क्यू नॉट क्या है, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, चार्ज कौन सा था, क्यू नॉट, इस पे फोर्स लिखा है ना मैंने, तो क्यू नॉट क्या है, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है। लेकिन ई क्या है, ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें ये घुसा है, मतलब इस क्यू नॉट की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें ये घुसा है, समझे। अगर मुझे मेरा ऊपर फोर्स देखना है तो मैं किसी जगह में जाऊंगा, वो जगह मेरी तो नहीं होगी, वो किसी और की जगह होगी, क्योंकि कोई और मुझ पे फोर्स लगा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप के ऊपर फोर्स लिखूंगा तो अपना चार्ज लिखूंगा,
लेकिन फील्ड उसका लिखूंगा। समझ गए फोर्स कैसे लिखा जाएगा किसी भी चार्ज पे? किसी भी चार्ज पे अगर फोर्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे? फोर्स लिखेंगे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, लेकिन जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्लियर है कहानी? समझ में आ गई बिल्कुल। तो F इज इक्वल्स टू क्यू ही हमेशा सत्य है, हमेशा लिखा जा सकता है। यहां पे Q क्या होता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड, और E क्या होता है? उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसा है अपना चार्ज। ठीक है, तो अगर मुझे देखना है अपने ऊपर लगने वाला फोर्स, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना मैग्नीट्यूड लिखूंगा चार्ज का, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा हूं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है, दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। अगर मैं दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा हूं, दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, तो मेरे ऊपर का फोर्स दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, तो दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, लेकिन मैग्नीट्यूड चार्ज का खुद का लेना है। ठीक है, चलो समझ में आ गया आई होप आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका है। मैं थोड़ा कमेंट्स रीड कर लेता हूं। ठीक है, समझ में आ गया मुझे। चलो यहां तक कहानी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब यार ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी तो एक वेक्टर है। वेक्टर है तो क्या इसे भी हमें वेक्टर की तरह ट्रीट करना चाहिए? भैया वेक्टर की तरह ट्रीट होगी, लेकिन कैसे होगी देखो मैं बताता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा चीजों को और ऊपर लेवल पे ले जाते हैं। ठीक है, कैसे होगा अभी समझा देता हूं। कैसे होगा भैया, कैसे होगा अभी समझा देता हूं। ठीक है, हाथ वाथ धोते रहना भाई, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहना पूरी तरह से, क्योंकि समझ रहे हो ना, यही बताया जाता है कि सैनिटाइजर लगा के रखो हाथों में, साबुन से बार बार धोते रहो हाथों को अगर सैनिटाइजर आपके पास अभी नहीं है तो, और मास्क लगा के रखो, जो भी है जैसा भी है क्लियर होती रहनी चाहिए चीजें। ठीक, चलो आगे अगर मैं चलूं तो देखो, मान लो कोई एक चार्ज है ये रखा, इसका नाम है Q1। ठीक है, एक चार्ज है इसका नाम है Q1। ठीक है, और एक और चार्ज है इसका नाम है Q2। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है, मान लेता हूं मैं 2 मीटर। ठीक है, चलो अब इस चार्ज से और इस चार्ज से मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर 1 मीटर दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली गई यहां पे, तो मैं कैसे बताऊंगा? मुझे क्या पूछा गया? मुझे पूछा गया कि भैया एक चार्ज रखा हुआ है Q1, एक चार्ज रखा हुआ है Q2, दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर। ठीक है, कितनी है दूरी? यहां से और यहां तक की दूरी ये है भैया 2 मीटर। ठीक है, अब मुझे इस चार्ज के मिलाने वाली लाइन के अलोंग, इसके परपेंडिकुलर मैंने एक और लाइन खींच दी और बोला कि इन दोनों चार्ज के कारण इस 1 मीटर की दूरी पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? चलो बताओ, आंसर करो। कितने लोग आंसर करते हैं? जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। आप लोगों के आंसर आने बहुत जरूरी हैं, उसी से पता चलेगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक समझ में कितना आया भी है या नहीं आया है। क्या मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना है? क्या मुझे दोबारा नहीं करना है? फटाफट आंसर आना चाहिए। एक भी आंसर आ गया मैं आगे सॉल्व कर लूंगा इस सवाल को। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि एक बच्चे ने तो कम से कम इसे समझा है, इस चीज को पढ़ा है। ठीक है, चलो तो देखो यार, ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहां पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके कारण अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो मैं क्या करूंगा? इस चार्ज से पहले तो इस पॉइंट की दूरी लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? KQ/R²। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/R², किसी भी चार्ज के कारण। तो इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी हो जाएगी? KQ1/R²। R क्या है? इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी? ये 2 मीटर है, ये बिल्कुल बीच में से काट रही है, तो ये 1 मीटर हो जाएगी। 1 मीटर और 1 मीटर ऐसे बैठी हुई है ट्राइंगल के बिल्कुल सेट। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी? √2 मीटर। समझ में आ गया? क्लियर है? √2 मीटर हो जाएगी ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। तो KQ/√2 का स्क्वायर, ये तो हो गई इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? भैया मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है अलोंग द लाइन, जिधर फोर्स लगता। अगर यहां पे टेस्ट चार्ज लाता तो उस पे फोर्स किधर लगता? इधर लगता। या फिर अब तो डायरेक्ट याद रख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज कारण बाहर की तरफ होती है, पॉइंट है ना, पॉइंट पे बाहर की तरफ। तो ये हो गया अपने पास में E1 की डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? मैग्नीट्यूड ये हो गया E1 का, डायरेक्शन ये होगी। अब दूसरा चार्ज यहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये जो यहां पे बैठा हुआ है, इसके कारण अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है
तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ज से पहले इसकी दूरी लूंगा, ठीक है, दूरी लूंगा। अब इस चार्ज से यहां की दूरी मान लो कितनी है, देखो ये 1 मीटर है और ये पूरी 2 मीटर है, तो ये भी नीचे वाली भी 1 मीटर रह गई, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये वाली दूरी अगेन √2 मीटर हो गई। समझ में आ रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगा रहा हूं, सेम ऊपर वाला काम दोबारा कर रहा हूं यार, ठीक है। तो भैया ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये √2 मीटर हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, Q2, चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी है √2 मीटर, तो √2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब डायरेक्शन क्या होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण भी क्या होगी, पॉइंट पे बाहर की तरफ, तो पॉइंट पे बाहर की तरफ, ये हो गई E2 की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन होगी भैया, E2 की डायरेक्शन। ये E1 की डायरेक्शन है, ये E2 की डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड ये E2 का है, ये E1 का है, ठीक है। तो मैं लिख ही देता हूं, E2 के पास E2 का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, E1 के पास E1 का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया E2 का मैग्नीट्यूड कितना है, KQ2 अपॉन R², और E1 का मैग्नीट्यूड क्या है, E1 का मैग्नीट्यूड है KQ1 अपॉन R², ठीक है। तो ये हो जाएगा KQ1 अपॉन √2 का स्क्वायर। R की जगह √2 लिखना है तो आप भी √2 लिखेंगे R की जगह पे, तो मैंने लिख दिया √2 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल सही बात है। अब यार आगे अगर मैं चलूं, ठीक है, तो मुझे इसका और इसका वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन क्यों करना है, क्योंकि मुझे पता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर की तरह ही जुड़ेगा। अब वेक्टर की तरह हम फोर्स को तो जोड़ते आई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जोड़ देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करने के लिए इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो अगर ये देखो, ये एंगल कितना है, ये एंगल है अपने पास, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये है 1, ये है 1। अगर मैं इसे थीटा मानता हूं, अगर मैं इसे थीटा मानता हूं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा मैं लिखता हूं, tan थीटा लिखूंगा तो कितना आएगा, हाइट अपॉन बेस, तो 1/1 यानी कि 1। तो 1 कब होता है थीटा, tan थीटा 45 डिग्री पे, तो ये एंगल कितना आ गया, 45, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 45, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ में आ गया, समझ में आया नहीं आया, 90 डिग्री हो गया ना, हाँ आई गेस 90 डिग्री आना चाहिए। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा इसमें, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये वाला आधा एंगल हो जाएगा 45। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है। 10/45 पे 1 होता है ना, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर डाउट आपको कोई भी है तो पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूंगा मैं, ये हो गया E2 और ये हो गया E1, ठीक है। दोनों अगर ये 90 है तो एंगल तो ये भी 90 डिग्री होगा, अगर ये भी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पे दो वेक्टर नजर आ गए, E1 E2। तो क्या करूंगा, अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। अब cos 90 होता है 0, तो ये 0 हो गया, बचा क्या, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और E1 E2 की वैल्यू ये रही, रखो और आंसर आ गया आपके सामने, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई है। फटाफट से लाइक कर दो इस सेशन को, शेयर कर दो इस सेशन को, और जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं भैया, सवाल कर लेते हैं, ठीक है। सवाल अगर मैं करूंगा, जिसको समझ में नहीं आया बेटा वीडियो को एक बार जब ये सेशन खत्म हो जाए दोबारा से देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक ही चीज को बार बार करते रहेंगे तो बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा ना काफी ज्यादा। अब एक सवाल है, इस सवाल को कर लेना है फटाफट से। सवाल क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस 6Q और -8Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस B and C of an equilateral triangle ABC of side A। मतलब कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना लेता हूं पहले मैं, चलो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है AB, ठीक है। इसकी साइड क्या है, A है, इसका मतलब ये दूरी यहां से यहां तक की कितनी है, A है। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों दूरियां इसकी बराबर होंगी, ये A है तो ये भी A होगी और ये भी A ही होगी, ठीक है। फटाफट से इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, राइट। अब मुझे बोला गया है कि भैया B और C पे क्या रखे हुए हैं, दो चार्ज रखे हुए हैं। मैं इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप जिसको मानना चाहो उसको मान ले, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, सारी एंगल बराबर, सारे साइड बराबर, ठीक है। अब B और C पे क्या रखे हुए, दो चार्ज प्लस 6Q, तो यहां पे रखा हुआ है 6Q, वो भी प्लस का, और C पे रखा हुआ है -8Q, ठीक है, ये रखा हुआ।
समझ में आ गया। अब बोला गया है कि एक्सप्रेशन का एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए पे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, अगेन सेम कहानी भाई, ये प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं लिखूंगा के 6q अपॉन यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ए स्क्वायर, ठीक है। ए है तो ए का स्क्वायर कर दिया, और डायरेक्शन किधर आएगी, प्लस चार्ज के कारण होती है पॉइंट पे दूर की तरफ, तो पॉइंट पे दूर की तरफ, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1। इसके कारण जो डायरेक्शन है वो बोल रहा हूं E1, ठीक है, पॉइंट पे दूर की तरफ। ऐसे मिला देना चार्ज से और पॉइंट को मिला देना जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो, और इसे दूर की तरफ साइन लगा देना, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलो अब अगर मैं आगे चलूं तो ये एक और चार्ज है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो लिख देता हूं के 8q अपॉन ए स्क्वायर। के चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन दोनों पॉइंट से और चार्ज की दूरी, ए है तो ए स्क्वायर। मैंने फिर से बोल रहा हूं, चार्ज का कभी भी साइन नहीं रखेंगे, हमेशा चार्ज को पॉजिटिव रखना है, वो सिर्फ उसके नेचर को बता रहा है कि इसकी औकात क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण कहां पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट से चार्ज की तरफ, तो पॉइंट से चार्ज की तरफ, ये हो गई नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हो गई E2। अब यार ये एंगल है 60 डिग्री, क्यों है ये 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है, और ये पूरी लाइन का एंगल कितना है, इस पूरी लाइन का एंगल है 180। अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। तो E1 और E2 दो वेक्टर हैं कितने पे, 120 पे। भैया इन दोनों का क्या निकाल दो, रिजल्टेंट। कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, E1 स्क्वायर अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2 cos 120, ठीक है। cos 120 की वैल्यू पता है ना कितनी होती है, -1/2, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, कितनी होती है, -1/2 होती है। चलो भैया वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या है, मस्त है, एकदम मस्त सवाल है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E1 की वैल्यू क्या निकाली थी, ऊपर देख लेना क्या निकाली थी मैंने, वो निकाली थी के 6q अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू क्या निकाली थी, के 8q अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2 टाइम्स E1 क्या है, के 6q अपॉन ए स्क्वायर इंटू ये क्या है E2 के 8q अपॉन ए स्क्वायर, और cos 120 कितना होता है, -1/2, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ जाना चाहिए भैया। आगे अगर मैं चलूं तो भैया आगे क्या हो जाएगा, देखो ये -1/2, ये 1/2 से 2 कैंसल आउट हो गया, यहां पे माइनस का साइन आगे आ जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन आगे आ जाएगा तो देखो क्या बनेगा, अंडर रूट में बड़ी सी टर्म बनेगी, क्या बनेगी, देखो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 36 प्लस यहां बचेगा 64, और माइनस का साइन लग जाएगा, यहां पे कितना बचेगा, 48। समझ में आया या नहीं आया, देखो के का स्क्वायर करा के स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर किया क्यू स्क्वायर, और ए का स्क्वायर किया तो ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 बार के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर आ गया। तो यहां पे कितना बचा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, यहां पे कितना बचा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और यहां पे कितना बचा, 8 × 6 यानी कि 48, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब यार देखो 64 में से 48, ये हो गया 36 और 64 100 में से 48 गया तो 52 आ गया, तो मैंने लिखा अंडर रूट के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 52, ठीक है। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि नेट जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगा अंडर रूट 52 टाइम्स के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और अंडर 52 आगे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माय आंसर। ये एनसीईआरटी का आपका एक क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, आई होप आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा है। मेरे से फिजिक्स पढ़ने में अगर मजा आ रहा है तो मैं अभी बता सकता हूं आपको कि ये तो बेटा स्टार्टिंग है, यहां तो मैं बहुत छोटी छोटी और बेसिक बातें कर रहा हूं। आगे अपन क्या करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएंगे तब आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा जहां पे आपको किरचॉफ किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने खुद के दिमाग से इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये तो बस एक बेसिक सा ट्रेलर चल रहा है, मूवी बहुत लंबी है हमारी, दोनों बुक पढ़नी है हमें फिजिक्स की।
अगर मजा आया है तो प्लीज लाइक कर दे इस सेशन को, अच्छा लगा है तो शेयर कर दे इस सेशन को। हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।